सखा एंड सखी, मित्रों एंड मित्राइनों, अरे क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। हो सकता है ये मांगा के स्टार्टिंग चैप्टर्स आपको थोड़े बोरिंग लगे। हाँ भाई हाँ, इतना हिंदी तो बोल ही सकता हूँ। खैर बट बिलीव मी, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगा ना, लिटरली पावर लेवल स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मस्त होते चले जाएगा। अभी तो ये स्टोरी स्टार्ट हुआ है और भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके अभी तक 300 से प्लस चैप्टर आ चुके हैं और ये अभी तक ऑन गोइंग है। सो अगर आपको कोई बड़ी स्टोरी जिसमें गॉड इमॉर्टल हेवंस वाली स्टोरी पसंद है तो उसको भूल कर भी मिस मत करना। सो चिपक के बैठ जाओ काजू कतली लेके, क्योंकि राखी आने वाला है। हाँ भाई, एक और चीज़, हमारे इधर पिछले 1 वीक से बारिश हो रहा है, सो मैं बहुत मुश्किलों से इसको रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। सो अगर थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आया तो भाई एडजस्ट कर लेना। सो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कल्टीवेटर वर्ल्ड की सबसे आइकॉनिक मानवा। ये कहानी किसी पावरफुल हीरो की नहीं बल्कि एक आम गांव के लड़के की है जो जीरो से स्टार्ट करके गॉड लेवल इमॉर्टलिटी तक का सफर तय करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है खूबसूरत पहाड़ों के बीच चलती हुई एक घोड़ा गाड़ी कैरेज से। कैरेज के अंदर एक मासूम सा लड़का बैठा है जो हमें अपना इंट्रो देता है। मेरा नाम है हार्ली। हार्ली बताता है कि वो किंग न्यू विलेज का रहने वाला एक बिल्कुल आम लड़का है। लोग उसे गांव का दूसरा सबसे बड़ा इडियट भी कहते हैं क्योंकि वो सीधा साधा है। उसके गांव के पास बड़े बड़े पहाड़ हैं। वो बताता है कि उसका गांव भी उतना ही आम है जितना वो खुद है। फिर हार्ली अपने थर्ड अंकल के बारे में बताता है जो उसकी पूरी फैमिली में सबसे सक्सेसफुल और अमीर इंसान है। थर्ड अंकल किंग न्यू टाउन में एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं। वो बताते हैं कि पास के फेमस 7 प्रोफाउंड गेट सेक्ट में इनर डिसाइपल की रिक्रूटमेंट हो रही है। शुरुआत में हार्ली के फादर उसे भेजने से मना कर देते हैं कि ये सब फिजूल की बातें हैं, छोड़ो, मेहनत की कमाई करो। लेकिन जैसे ही थर्ड अंकल बताते हैं कि इनर डिसाइपल बनने पर हर महीने 1 सिल्वर मिलेगा, उसके फादर तुरंत मान जाते हैं और हार्ली को भेजने के लिए मान जाते हैं। हार्ली सोचता है कि उसकी लाइफ का ड्रीम तो बस टाउन का एक छोटा मोटा क्राफ्टमैन बनने का था, लेकिन 1 सिल्वर हर महीने मिलना उसके लिए एक ड्रीम लाइफ जैसा है। हार्ली कैरेज पर बैठकर सोचता है कि बहुत सारी सिल्वर कमाकर वो जल्दी अपने परिवार के पास लौट आएगा। फिर उसे याद आता है कि काश वो आने से पहले अपनी बहन के लिए थोड़े और फल तोड़ लेता। पर सफर शुरू होते ही हार्ली घर की याद में कांपने और रोने लगता है। तभी कैरेज में बैठा एक दूसरा लड़का हार्ली को अजीब तरह से देखकर मुस्कुराने लगता है। हार्ली सोचता है इस बंदे को क्या दिक्कत है। इस कैरेज में लगभग 30 बच्चे हैं जो 7 प्रोफाउंड गेट का टेस्ट देने पार्ट लेने जा रहे हैं। कैरेज को लीड कर रहा है सैक का एक प्रोटेक्टर जो दिखने में काफी कूल, पावरफुल और हैंडसम लग रहा है। सब बच्चे उसकी ऑरा से इम्प्रेस हो जाते हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं। इस सेक्ट का नाम 7 एब्सोल्यूट गेट सेक्ट भी है। यह सेक्ट 200 साल पहले लेजेंडरी 7 एब्सोल्यूट मास्टर ने बनाया था। ये आज भी कालसिया माउंटेन पर सबसे पावरफुल सेक्ट माना जाता है। कैरेज डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। सभी बच्चे नीचे उतरते हैं और वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। काइसिया माउंटेन की ऊंची चोटियां आसमान को छू रही होती है। काइसिया माउंटेन को पहले लूफेंग माउंटेन भी कहा जाता था। लेजेंड कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ एक 5 कलर फिनिक्स आकर गिरा था। ये जगह इतनी ग्रैंड है कि आम लोग यहाँ आने का सोच भी नहीं सकते। हार्ली भी अब घर की याद भूलकर माउंटेन की ग्रैंड देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वहाँ के ग्रैंड माहौल, शानदार डिसाइपल और माहौल को देखकर हार्ली सोचता है कि वो कितना लकी है जो उसे यहाँ आने का मौका मिला। तभी सैक का एक सीनियर गार्ड आकर अनाउंस करता है, सुनते हो सभी, तैयारी पूरी होते ही आप सभी का टेस्ट शुरू होगा। हार्ली अपने आप से बोलते हैं कि बिना परमिशन के इधर उधर घूमना मना है, इसलिए शांति से वेट करना पड़ेगा। उसका पूरा फोकस है कि आज उसे किसी भी हाल में टेस्ट पास करना है। तभी पीछे से एक वही लड़का आकर हंसता है जिस पर हार्ली हैरान होकर देखता है। हार्ली सीधे तरीके से बात शुरू करता है, मेरा नाम हार्ली है, तुम्हारा नाम क्या है? सामने वाला लड़का बड़े फ्रेंडली अंदाज में स्माइल करके बताता है, मेरा नाम जेंग टाई है। तभी दूर से किसी लड़के के चिल्लाने और हंसी की आवाज आती है, यंग मास्टर वू सबसे बेस्ट हैं। हाँ, एक लड़का वुयान के आगे पीछे घूमकर उसकी मक्खनबाजी करता है। यंग मास्टर वू, थोड़ी स्किल दिखाओ ना, वैसे आपको टेस्ट देने की क्या जरूरत है? वुयान दिखावा करते हुए बोलता है, ऐसे मत बोलो, हर सेक में टेस्ट तो देना ही पड़ता है, मैं तो बस एक आम बंदा हूँ। हार्ली ये देखकर सोचता है कि इस बंदे का नाम वुयान है और ये आज के दिन का स्टार है। इसकी कजन की शादी सेक के लीडर से हुई है और इसकी फैमिली का अपना मार्शियल आर्ट्स हॉल भी है। हार्ली नोटिस करता है कि रिच फैमिली के बच्चे वुयान की चापलूसी कर रहे हैं जबकि गरीब परिवार के बच्चे कोने में चुपचाप खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। सैक के किसी सीनियर ने भी वुयान की स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था। तुम्हारे ब्रदर इन लॉ बोल रहे थे कि तुम काफी टैलेंटेड हो, गुड लक। ये देखकर हार्ली को थोड़ा अजीब और शर्म फील होता है। हार्ली डिटरमाइन हो जाता है। वो सोचता है कि पहले उसे लगता था कि ऐसे अमीर लोग उसकी पहचान से बाहर है, लेकिन अब जब वो दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं तो दिल ही दिल में चिल्लाकर
कहता है, एक दिन मैं तुमसे आगे निकल कर रहूंगा। वुयान को अचानक से किसी गुस्से वाली किलिंग इंटेंट फील होती है और वो गुस्से में घूमता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे घूरने की हिम्मत कर रहा है। हानली को तुरंत रियलाइजेशन होता है कि उसने ज़्यादा ही गुस्से से देख लिया था। वो घबराकर तुरंत मुड़ जाता है। शिट, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। हानली स्वीटिंग करने लगता है और अपने आप को कोसता है। हानली, आज तुझे क्या हो गया? वो तेरा सीधा स्वभाव वो कहाँ चला गया? वुयान गुस्से में क्राउड के पास आता है। कोने में खड़े होकर कौन मुझे घूर रहा था? बाहर आओ। सभी बच्चे घबराकर पीछे हटने लगते हैं। वुयान सीधा हानली के सामने आकर चिल्लाता है, क्यों अबे छोटे, तू था ना वो? हानली सोचता है कि अब तो वो पकड़ा गया और माफी मांगने ही वाला होता है। अभी पीछे से एक बड़ा हट्टा कट्टा बंदा आकर चिल्लाता है, हाँ मैं था, वैंग हुआंग। वैंग हुआंग की एंट्री देखकर हानली की जान में जान आती है। मैं तो बस माफी ही मांगने वाला था। वुयान गुस्से में बोलता है, अगर तू था तो लगता है तुझे मरने का शौक है। वैंग हुआंग बोलता है, वुयान मुझे पता है तू थोड़ा बहुत कुंफू जानता है, पर मेरे मास्टर तुम्हारे मास्टर के सीनियर ब्रदर है, इसलिए ज़्यादा हवा में मत उड़। अगर यहाँ कोई सेलेक्ट होगा तो वो मैं हूँ। बाकी बच्चे बातें करने लगते हैं। भाई, वैंग हुआंग का मास्टर तो काफ़ी स्ट्रांग लगता है, क्या वुयान हार जाएगा? हानली घबराकर साइड से एक चीज़ सोचने लगता है। वैंग हुआंग चिल्लाता है, तुम लोगों की बकबक सुनकर मेरे दिमाग खराब हो गया है। टेस्ट शुरू होने से पहले ही मैं तुम सब ट्रेस को पहाड़ से पीछे फेंक दूंगा। वुयान गुस्से में बोलता है, इतनी बड़ी बात, मरने को तैयार हो जा। वैंग हुआंग बोलता है, मैं तेरे इस पेल वाइट फेस को मार मार कर लाल कर दूंगा। बाकी बच्चे फाइट देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। हानली फाइट देखकर इम्प्रेस होता है। वाह, वैंग हुएंग की ऑरा तो कमाल की है, लगता है ये सच्ची में इसे हरा देगा। ये तो गॉड लेवल फाइट लग रही है। पर अगले ही सेकंड वैंग हुएंग एक ही झटके में आसमान में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। हानली अपना चेहरा पकड़ लेता है, लगता है मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया। वैंग हुएंग को एक ही झटके में हवा में उड़ते हुए देखकर हानली मन ही मन में सोचता है। वैंग हुएंग पर गुस्सा होते हुए बोलता है, अगर तेरे पास इतनी पावर नहीं थी तो इतना बड़ा बड़ा बोलने की क्या जरूरत थी? पागल है क्या? फिर वो सोचता है कि चलो कम से कम उसे वुयान की रियल फाइटिंग स्किल थोड़ी देर के लिए देखने को मिल गया। बाकी बच्चे वुयान की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर वुयान तो सच में कमाल के हैं। वुयान एटीट्यूड में बोलता है कि ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। बाकी बच्चे वुयान का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। ली वुयान स्ट्रेंथ तो देखकर हानली वुयान की स्ट्रेंथ देखकर थोड़ा टेंस हो जाता है और सोचता है कि बंदे को पीछे करना काफी मुश्किल होगा। सेक्ट का सीनियर गार्ड सभी बच्चों को आवाज देकर बोलता है कि सभी यहाँ एक साथ इकट्ठा हो जाओ। सीनियर गार्ड अनाउंस करता है कि तुम सबका टेस्ट अब शुरू होने जा रहा है, सभी मेरे पीछे पीछे पहाड़ पर ऊपर आओ। गार्ड सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ध्यान से सुनो, जैसे ही हम बैम्बू फॉरेस्ट पहुंचेंगे असली टेस्ट शुरू होगा। बैम्बू फॉरेस्ट के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए तुम लोग बोन रिफाइनिंग क्लिप पर पहुंचोगे। गार्ड रूल समझाता है कि पहले बैम्बू फॉरेस्ट आएगा, फिर रॉकी वॉल और लास्ट में खतरनाक क्लिफ। जो टॉप पर सबसे पहले पहुंचेगा वही सेक्ट में सेलेक्ट होगा। हानली रास्ता देखकर हैरान होता है कि रास्ता अभी से ही कितना ढाल और मुश्किल है। हानली नीचे देखकर बोलता है कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। जैंग टाई पीछे से हानली को संभालने के लिए बोलता है कि ध्यान से। गार्ड स्ट्रिक्ट टोन में याद दिलाते हैं कि याद रखना दोपहर होने से पहले सभी को टॉप पर पहुंचना पड़ेगा। हानली अपने आप को तैयार करते हैं कि बस अब वही वक्त आ गया है, रेडी हो जाओ। हानली सामने ऊंची पहाड़ को देखकर डर जाता है कि ये क्लाइंब करना कितना मुश्किल और ऊंचा है। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है, क्या सच में कोई इसके टॉप पर तक क्लाइंब कर सकता है? अपने आप को डांटते हुए बोलता है हानली, तू ये कर सकता है, क्या बकवास कर रहा है? वो खुद से पूछता है कि क्या मैं यहाँ अपनी लिमिट को पुश करने और आगे बढ़ने नहीं आया हूँ? हानली खुद को समझाता है कि अगर ये इतना आसान होता तो इसे सबसे बड़ा टेस्ट क्यों कहते। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। वो जोश में बोलता है कि मुझे हर हाल में कामयाब होना ही होगा। हानली फनी मूड में आकर बोलता है कि आखिरकार ये सब उस वन तेल सिल्वर के लिए है। वो ड्रीम करने लगता है कि अगर मैं ये क्लियर कर लूँ तो मैं इनर डिसाइपल बन जाऊंगा। वो आगे ड्रीम करता है कि मेरे पास जबरदस्त कुंफू आएगा, फिर गांव जाकर उस ब्लैक स्मिथ के बदमाश बेटे को पीटूंगा और एक सुंदर लड़की से शादी करूंगा। वो बोलता है कि बड़ा सा घर बनाऊंगा, दोनों हाथों में चांदी के सिक्के होंगे। मेरा मूड आज काइसिया माउंटेन जैसा चमक रहा है। आगे मजाक में सोचता है कि 2 गाय पालूंगा, एक मेल और एक फीमेल। भाई साहब, फिर उनका बच्चा होगा, मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। सीनियर गार्ड आकर उसके सपनों को तोड़ता है और बोलते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है? हानली कंफ्यूज होकर पूछता है कि आप कौन हैं? सीनियर गार्ड सीरियस होकर बोलते हैं कि अगर तुम में से कोई मर गया तो सेट कंपेंसेशन नहीं देगा, इसलिए मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ आया हूँ। हानली रिस्पेक्टफुली बोलता है कि ओ हेलो सीनियर ब्रदर। सीनियर गार्ड हैरान होकर पूछता है कि बस इतना ही? गार्ड बोलता है कि आलसी लड़के,
बाकी सभी बच्चे तो कब का भागना शुरू कर चुके हैं। बाकी बच्चे चिल्लाते हुए भागते हैं कि मैं सबसे पहले पहुंचूंगा, आगे बढ़ो चलो। हार्ली शॉक हो जाता है कि क्या। हार्ली फुल एटीट्यूड में बोलता है, आने दो फिर। मैं तो वैसे भी रोज लड़कियां काटने के लिए पहाड़ चढ़ता हूँ, इससे क्यों डरूंगा। हार्ली जोश में बोलता है कि अब मेरा कमाल देखो। हार्ली बैम्बू फॉरेस्ट के बीच से तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। वो हाँफते हुए पूरे जोश के साथ रास्ते पर भाग रहा है। एक लड़का खुश होकर चिल्लाता है कि हाँ हाँ, मैं सबसे पहले पहुंच गया। वो लड़का शॉक हो जाता है जब उससे कोई आगे निकल जाता है। वो देखता है कि वू यान एटीट्यूड में बोलता है कि मेरे होते हुए तू फर्स्ट आने की सोच रहा है, सपने देखना बंद कर दे। बाकी बच्चे हैरान होकर बोलते हैं कि वो तो वू यान है, वो बंदा तो बैम्बू फॉरेस्ट से बाहर भी निकल गया। बाकी बच्चे थकते हुए एक दूसरे को जोश दिलाते हैं कि आगे बढ़ो, लेकिन ये चढ़ाई बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ हमारा हार्ली की हालत बहुत खराब हो चुका है। वो सोचता है कि यार मैं इतना क्यों थक गया हूँ, ये रास्ता तो सच में काफी कठिन है। हार्ली को समझ आता है कि अच्छा, ये रास्ता बस शुरुआत में ही चलने के लिए आसान था। वो रियलाइज करता है कि अब रास्ता न सिर्फ सीधा और गिराव है, बल्कि पकड़ने के लिए बैम्बू भी काफी कम है। हार्ली बोलता है कि अब मैं चल नहीं पा रहा, बल्कि क्लाइम कर रहा हूँ। वो परेशान होकर सोचता है कि मेरा हालत खराब हो रहा है, पर क्या ये सच में मेरा गलती है। हार्ली मुड़कर सीनियर गार्ड की तरफ देखता है। सीनियर गार्ड एकदम शांत, बिना किसी थकावट के बिल्कुल साफ सुथरा खड़े होते हैं। वो केयर फ्री होते हैं। हार्ली गार्ड को देखकर शर्मिंदा होता है। अरे सही है, मुझ में ही कोई कमी है। फिर से जोश में आकर चिल्लाता है, तुम जीते, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, चलो अब कर दिखाते हैं। हार्ली जैसे तैसे अपना हाथ ऊपर पहुंचाता है और हाँफते हुए बोलता है, मैं पहुंच गया। लेकिन अगले ही पल वो शॉक हो जाता है सामने का नजारा देखकर, दंग रह जाता है। तेरी तो क्या एक लाइफ कोई मजाक है। वो घबरा कर बोलता है, ये तो पहले से भी ज्यादा ऊंचा है, ये तो किसी सीढ़ी दीवार पर चढ़ने जैसा लग रहा है। हार्ली देखता है कि बाकी बहुत से बच्चे पहले से ही चढ़ना शुरू कर चुके हैं। बाप रे, अपने आप को पुश करता है, सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी करो और ऊपर चढ़ो। जैसे ही वो पत्थर पर पकड़ता है, उसे साफ पेन होता है। कितना दर्द हो रहा है। हार्ली अपने हाथ पर खून देखकर बोलता है, खून, शिट, ये पहाड़ नुकीले पत्थरों से बनी है, हर जगह साफ रॉक निकले हुए हैं। हार्ली कंफ्यूज और परेशान हो जाता है। मैं अब क्या करूं, क्या मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाकी बच्चे दर्द से रोने लगते हैं, ये काफी दर्द दे रहा है, मैं अब और नहीं सह सकता। बच्चे फिसल कर नीचे गिरने लगते हैं और चिल्लाते हैं, ये बहुत मुश्किल है, मुझे अब इनर डिसाइपल नहीं बनना, मुझे घर जाना है। बच्चे रोते हुए चिल्लाते हैं, मुझे नहीं चढ़ना, मुझे घर जाना है। हार्ली की सांस फूल रही है और वो जैसे तैसे पहाड़ की नुकीले पत्थरों को पकड़कर लटका हुआ है। दर्द से परेशान होकर सोचता है कि तेरी तो हालत इतनी खराब कैसे हो गई। हार्ली बोलता है कि फिंगर्स में इतना तेज दर्द हो रहा है जैसे उंगलियों के आगे के हिस्से टूट चुके हों। वो आगे बोलता है कि मेरे घुटने। वो अपने पैरों को देखकर बोलता है कि मेरे जूते, वो पूरी तरह से टूटकर फट चुके हैं। हार्ली की बॉडी साथ छोड़ रही है, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है, पूरी बॉडी में सेवर पेन हो रहा है। अब तो आंखों के आगे अंधेरा भी छाने लगा है। वो डर के मारे आगे सोचता है कि लगता है मैं किसी भी सेकंड फिसल कर गिर जाऊंगा। शिट। वो गुस्से में सोचता है कि डैम इट, लगता है ये खतरनाक पहाड़ आज मुझे निगल ही जाएगा। वो खुद से पूछता है कि क्या इमॉर्टल बनना और कल्टीवेशन का रास्ता इतना ज्यादा खतरनाक होता है। वो डाउट में आकर सोचता है कि क्या मेरी किस्मत में बस एक नॉर्मल आम बंदा बनना ही लिखा है। हार्ली टूटने लगता है, क्या मुझे अभी भी गिव अप कर देना चाहिए। वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, लकड़ियां काटना और कारपेंटर का काम करना तो इससे कहीं ज्यादा आसान था। वो बोलता है कि जब शुरुआत ही इतनी मुश्किल है तो आगे क्या क्या झेलना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं हार मान लूं। तभी हार्ली को अपनी छोटी बहन की आवाज याद आती है, भैया आपको टेस्ट हर हाल में पास करना होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उसके घर वाले उसे चीयर करते हुए याद आते हैं, हमारी पूरी फैमिली का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है, गुड लक हार्ली। परिवार की याद आते ही हार्ली गुस्से और डिटर्मिनेशन में अपने होठ दांतों से काट लेता है, जिसके बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो जोश में चिल्लाता है, डैम। हार्ली का स्पिरिट वापस जाग जाता है, मुझे इस टेस्ट को क्लियर करना ही होगा, मुझे हर हाल में वो 1 टाइल सिल्वर चाहिए। वो अपने गोल को याद करता है, मुझे अपनी बहन के लिए सुंदर हेयर टाई और उसके पसंद के किम डूम खरीदने हैं। तभी उसकी आंखों में पसीना चला जाता है। शिट, पसीने की वजह से आंखें जलन कर रही है। वो परेशान होता है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो आंखें का कुछ साफ दिख ही नहीं रहा है। तभी हार्ली स्मार्ट मूव बनाता है, अगर आंखें काम नहीं कर रही तो मैं आंखों का यूज नहीं करूंगा। वो प्लान बनाता है, सही बात है, जब तक मुझे आसपास के बच्चों की परछाई मतलब शैडो दिख रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस ये पता होना चाहिए कि बाकी लोग कहाँ पर है। वो खुद को समझाता है, फोकस कर हार्ली, ज्यादा मत सोच, बस एक एक करके सबको ओवरटेक करने पर ध्यान दे, एक एक करके सबको पीछे छोड़ते जा, पहले एक को, फिर दूसरे को और फिर उसके अगले वाले को। हार्ली अंधेरे और धुंधलेपन में आगे बढ़ता हुआ दिखता है, किसी चीज को टच करता है, वो जोश में आगे बढ़ता है। एक बार फिर हार्ली को अपने हाथ में कुछ महसूस होता है, ये तो एक रोप है।
हार्ली रॉक को देखकर शॉक होता है, क्या मैं इतनी जल्दी टॉप पर पहुंच गया? ये कैसे हो सकता है? वो आसपास देखकर समझता है ये क्लिफ तो एकदम सीधा है, ये रस्सी यहाँ लटक रही है और सूरज को देखे तो लगभग दोपहर होने वाला है। हार्ली अभी सोच ही रहा होता है कि अचानक एक बड़ा बूम का आवाज आता है। बाकी बच्चे चिल्लाते हैं, वो बंदा, वो तो वुयन है ना? वो पहले ही टॉप पीक पर पहुंच गया। वो यूएन पीक पर खड़ा होकर नीचे सभी बच्चों को देखकर बोलता है, सब के सब ट्रैश हो। वुयन एटीट्यूड में हंसने लगता है, जबकि हार्ली नीचे उसे देखकर गुस्से में दांत पीसता है। शिट! हार्ली पूरे जोश के साथ चिल्लाता है, भाड़ में जाए सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। फ्लैशबैक में हम हार्ली की छोटी बहन अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या आपको लगता है कि भैया टेस्ट पर कर पाएंगे? हार्ली की माँ उदास होकर बोलती है, मुझे तो नहीं लगता, वो टेस्ट बहुत मुश्किल है। हम जैसे आम लोग इतनी आसानी से अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं? हार्ली खुद को शांत करते हुए रस्सी को पकड़ता है। शांत हो जा हार्ली। वो अचानक नीचे गिरने लगता है और शॉक हो जाता है। वो पूरी ताकत लगाकर रस्सी को कस के पकड़ता है और अपने आप को गिरने से संभालता है। हार्ली थक कर टूटने लगता है, मैं अब और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गया हूँ, लगता है मेरा सफर यहीं खत्म होने वाला है। तभी नीचे से एक आवाज आती है, हार मत मानो हार्ली। नीचे देखकर पूछता है हार्ली, वहाँ कौन है? ज़ैंग टाई दर्द में होने के बावजूद चिल्लाता है, गिव अप मत करो। हार्ली हैरान हो जाता है, ये तो वो बंदा ज़ैंग टाई है ना? हार्ली मुस्कुराते हुए सोचता है, हाँ इसे तो देखो, इसके अंदर खुद बिल्कुल स्टेमिना नहीं बचा है, फिर भी ये मुझे चीयर कर रहा है। हार्ली के अंदर फिर से आग लगती है, मैं सारी तारीफ अकेले तुझे थोड़ी लेने दूंगा, मुझे हर हाल में चढ़ते रहना होगा। उसका हाथ फिसलने लगता है, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, ताकत लगा हार्ली। डैम इट! ऊपर खड़ा सीनियर गार्ड ठंडी आवाज में बोलता है, अपनी एनर्जी बचाओ बच्चे। ऊपर देखता है, अरे ये तो प्रोटेक्टर सीनियर ब्रदर है, ये क्या कह रहे हैं? सीनियर गार्ड बोलता है, कुछ ही देर में दोपहर होने वाली है, आधा दिन मेहनत करने के बावजूद तुम ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए हो। तुम्हारी स्पीड और बचे हुए रास्ते को देखकर तुम्हारा टॉप तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, इसलिए फालतू ताकत मत गमाओ। गार्ड आगे बोलते हैं, इसलिए स्ट्रगल करना बंद कर दो, जब टाइम खत्म हो जाएगा मैं खुद तुम्हें ऊपर उठाकर ले आऊंगा। हार्ली के होश उड़ जाते हैं, क्या क्या मैं बिना फाइट किए हार मान लूं? हार्ली गुस्से में सोचता है, क्या मैं बात को यहीं खत्म होने दूं? बाकी बच्चे गिव अप कर देते हैं, छोड़ो यार, मैं तो हार मानता हूँ, वैसे भी टाइम नहीं बचा है, मैं बस नीचे उतरने का वेट करूंगा। रस्सी टूट जाती है और हार्ली के हाथ से रस्सी फिसल जाता है। हार्ली हवा में नीचे गिरते हुए सोचता है, मेरी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म होने वाली है? हार्ली हैरान होकर आंखें खोलता है। सीनियर गार्ड एकदम स्पीड से आकर हार्ली को गिरने से बचा लेते हैं और हार्ली चिल्ला पड़ता है। सीनियर गार्ड उसे लेकर आसमान में तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और हार्ली शॉक हो जाता है, मैं आसमान में कैसे उड़ रहा हूँ? वो सभी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं। पीक पर बाकी बच्चे थके हुए जमीन पर पड़े हैं। मैं काफी थक गया हूँ, मुझे घर जाना है। सीनियर गार्ड लाउड वॉइस में अनाउंस करता है, बस अब बहुत हुआ, टेस्ट यहीं पर खत्म होता है। सीनियर गार्ड बोलते हैं, इस बार कुल 7 लोगों ने टेस्ट पास किया है, जो लोग दोपहर से पहले यहाँ तक नहीं पहुँच पाए वो सभी डिस्क्वालीफाई होते हैं और उनमें से 7 में से 6 लोग हमारे इनर डिसाइपल बनेंगे और 100 रिफाइनमेंट पवेलियन में एंट्री लेंगे। सेलेक्टेड बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, ये मजा आ गया। गार्ड बताते हैं, वुयन सबसे पहले यहाँ पहुंचा और उसने कमाल का परफॉर्मेंस दिया, इसलिए उसे तुरंत हॉल ऑफ 7 एब्सोल्यूट भेजा जाएगा ताकि वो सुप्रीम आर्ट सीख सके। बाकी लोग तारीफ करने लगते हैं, यंग मास्टर वुयन तो सच में कमाल है। गार्ड अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देता है, बाकी बचे बच्चों को थोड़ा सिल्वर दो और उनके घर वापस भेज दो। सबॉर्डिनेट बोलते हैं, समझ गया। हार्ली उदास बैठ जाता है, हरते हुए सोचता है, एट द एंड में टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाया। फादर मदर मैंने आप सभी को डिसअपॉइंटेड कर दिया। सीनियर गार्ड अचानक अरे रुको हार्ली और हैरान होकर पीछे देखते हैं। गार्ड बोलते हैं, भले ही तुम दोनों टाइम पर टॉप नहीं पहुंच पाए, लेकिन तुम दोनों ने हार नहीं मानी और कमाल का डिटरमिनेशन दिखाया। तुम दोनों को रहने और अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलेगा। 6 महीने बाद तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। इधर हार्ली और ज़ेंग से उछल पड़ते हैं, मजा आ गया। हम 7 गेट डिसाइपल बन गए। गार्ड उसे चुप कराता है, तुम दोनों अभी बस नॉर्मल डिसाइपल हो। अगर 6 महीने बाद टेस्ट नहीं किए तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। इसलिए ज्यादा खुश मत हो, यही खत्म होता है। सभी अलग-अलग फीलिंग के साथ पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। फेल होने वाला एक लड़का बोलता है, मैं काफी थक गया हूँ, अभी घर जाना ही मेरे लिए सबसे अच्छा बात होगा। सेलेक्ट होने वाले बच्चे बोलते हैं, अब हमारी लाइफ एकदम सेट होने वाली है। हार्ली वुयन को देखकर सोचता है, ये बंदा अभी तक गया क्यों नहीं? सेट के एल्डर वुयन की तारीफ करते हैं, काफी अच्छे, बहुत ही बढ़िया। सीनियर गार्ड हार्ली को मना करते हैं, घूरना बंद करो, वो तुम सबसे अलग है।
हार्ली हैरान होता है। गार्ड बताते हैं वो एक कोर डिसाइपल है जिसे हॉल ऑफ सेवन एब्सोल्यूट भेजा जा रहा है। जब वो सब कुछ सीख लेगा तो कम से कम एक प्रोटेक्टर तो बन ही जाएगा। गार्ड दिल ही दिल में नफरत से सोचते हैं, अगर इसकी बहन की शादी वाइस सेक्ट माँ से नहीं हुई होती तो अपने स्किल के दम पर ये यहाँ कभी नहीं पहुँच पाता। मैंने पहले ही कहा था कि उन्हें नहीं लेना चाहिए जो पहले से मार्शल आर्ट सीख चुके हैं। कचरा है ये। दूसरा गार्ड उसे डांटता है, चुप रहो जैंगजुन, अगर हमारे किसी बंदे ने सुन लिया तो क्या होगा? क्या तुम मरने के शौकीन हो? जैंगजुन गुस्से में मुंह फेर लेता है। तो अभी हमें दोस्तों बैम्बू इसी के फॉरेस्ट साथ का आज सीन का ये दिखाया वाला जाता है। पार्ट सीनियर खत्म कट होता है। चलते जरूर चलते से बताना अचानक कि सभी इस को सीरीज को रोकते हैं, कंटिन्यू करे या रुको फिर सामने से नहीं। तो खांसने मिलते हैं की किसी आवाज नेक्स्ट आती पार्ट है में, तब और तक के गार्ड लिए उसे बाय बाय, पहचान टेक कर केयर एंड बोलते हैं, राधे ओह राधे। ये तो डॉक्टर मो है। इस मिस्टीरियस बुजुर्ग का नाम डॉक्टर मो है। गार्ड उन्हें प्रणाम करते हुए पूछते हैं, डॉक्टर मो प्रणाम, आशा है आप ठीक हैं। ये दोनों वो बात काटते हुए बोलते हैं। डॉक्टर मो बोलते हैं, ओह लगता है कि इनर डिसाइपल के अलावा इस स्टेज से कुछ नॉर्मल डिसाइपल भी चुनकर आए हैं। डॉक्टर मो बताते हैं, मुझे अभी मदद के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है। मुझे एक जूनियर एल्केमिस्ट और एक अप्रेंटिस हर्बलिस्ट चाहिए। डॉक्टर मो हार्ली और ज़ेंगटाई की तरफ इशारा करके बोलते हैं, तुम दोनों मेरे साथ आओ। सीनियर गार्ड बोलते हैं, जी समझ गया, हम अब चलते हैं। हार्ली कंफ्यूज होकर पूछता है कि सीनियर ब्रदर हम कहाँ पर? तभी गार्ड उसे डांट कर बोलते हैं, बकवास बंद करो, एल्डर मुंह द्वारा चुना जाना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। तभी सीन शिफ्ट होता है गॉड हैंड वैली में डॉक्टर मो का रेसिडेंस। सो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वाला पार्ट खत्म होता है। जरूर से बताना कि इस सीरीज को कंटिन्यू करें या फिर नहीं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा हार्ली सेलेक्ट हो गया होता है एंड वो लोग डॉक्टर मो के रेसिडेंस में पहुंच चुके होते हैं। अब आगे डॉक्टर मो दोनों से बोलते हैं, आज से तुम दोनों मेरे नॉर्मल डिसाइपल रहोगे। तुम मुझे एल्डर मो बोल सकते हो या फिर डॉक्टर मो बोलकर भी बुला सकते हो। डॉक्टर मो साफ कर देते हैं, मैं तुम्हें जड़ी बूटी इकट्ठा करना, एल्केमी बनाना और बीमारियां ठीक करना सिखाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं सिखाऊंगा। डॉक्टर मो दोनों से कहते हैं, मैं तुम दोनों को सेल कल्टीवेशन का एक चैंट सिखाऊंगा। वो स्ट्रिक्ट टोन में बोलते हैं, और 6 महीने बाद मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुमने इस चैन के जरिए कितना आगे तक कल्टीवेट कर लिया है। डॉक्टर में वार्निंग देते हैं, अगर तुम दोनों फेल हुए तो मैं तुम दोनों को डेमोट करके आउटर डिसाइपल बना दूंगा, समझे? जेंगटाई एंड हार्ली हाथ जोड़कर बोलते हैं, जी मास्टर। डॉक्टर मो हाथ हिलाते हुए कहते हैं, मैं अब थक गया हूँ, तुम दोनों कल वापस आना। हार्ली बाहर निकलते हुए सोचता है, बाप रे, पता नहीं क्यों पर अंदर मुझे एक अजीब सा भारी प्रेशर फील हो रहा था। मैं तो काफी डर गया था। हार्ली सुकून की सांस लेता है। डॉक्टर मो के कमरे से बाहर आने के बाद जाकर अब थोड़ा हल्का फील हो रहा है। पीछे से दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। हार्ली शॉक और कंफ्यूज होकर जेंगटाई से पूछता है, अरे ब्रदर जेंगटाई, अब हमें आगे क्या करना होगा? जेंगटाई अपना सर खुजाते हुए बोलता है, मैं तो खुद तुमसे यही पूछने वाला था। हार्ली अचानक सामने देखकर बोलता है, देखो वो तो सीनियर ब्रदर जेंगजुन है। दोनों भागते हुए उनके पीछे जाते हैं। सीनियर ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं? जेंगजुन बोलते हैं, मैं बाकी नॉर्मल डिसाइपल की ट्रेनिंग अरेंज करने जा रहा हूँ। हार्ली रिक्वेस्ट करता है, क्या आप हम दोनों को भी अपने साथ ले चलेंगे? सीनियर ब्रदर जेंगसुन रुकते हैं और पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? जेंगसुन साफ कहता है, तुम दोनों अब एल्डर मो के अंडर हो, तुम्हें कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं करनी है, तुम्हारा काम बस यही रुकना है। जेंगटाई उदास होकर बोलता है, अब हम क्या करेंगे? हमने इतनी मुश्किलों के बाद टेस्ट पास किया और फिर भी हमें मार्शल आर्ट सीखने को नहीं मिलेगा। हार्ली आ भरते हुए सोचता है, उफ, हमारी किस्मत कितनी खराब क्यों है? पूरे सेक्ट में हमें यही जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाला बुढ़ाऊ मिलना था क्या? वो आगे सोचता है, इतनी मेहनत से पास हुए, आधे दिन तक बेकार में खुश होते रहे और आखिर में मिला क्या? बस जड़ी बूटियां इकट्ठा करना। हार्ली रोता हुआ चेहरा बनाता है, अगर यही करना था तो गाँव में अपने घर पर रहने से क्या अलग है? इसमें कितना दुखद है ये। हार्ली अचानक जोश में आता है, लेकिन मैं हार्ली ऐसा लड़का हूँ जो कभी हार नहीं मानता। जेंगटाई उसके अचानक बदले मूड को देखकर शॉक हो जाता है। हार्ली जेंगटाई के पास आकर बोलता है, ब्रदर जेंगटाई सुनो, ये तो उल्टा हमारे लिए बिल्कुल मस्त हो गया, जानते हो क्यों? जेंगटाई भोलेपन से बोलता है, नहीं मुझे तो नहीं पता। हार्ली अपना दिमाग लगाता है, हम अभी ही नॉर्मल डिसाइपल बन चुके हैं, तो अगर हम 6 महीने बाद फेल भी हो गए तब भी हमें सीधा आउटर डिसाइपल तो बन ही जाएंगे। हार्ली ख्याली पुलाव पकाता है, फिर हम लोग एक बढ़िया रेस्टोरेंट चला सकते हैं, आराम से खाओ पियो और एक इज्जतदार इंसान बनो। कितना कमाल का आइडिया है ना? हार्ली शैतानी स्माइल के साथ धीमी आवाज में बोलता है, तो क्यों ना हम जानबूझ के ये टेस्ट फेल कर दें। तभी रास्ते में 2 इनर डिसाइपल गुजर रहे होते हैं और बोलते हैं, सुना है तुमने उस लड़के को बहुत पीटा? दूसरा बोलता है, हाँ, एक आउटर डिसाइपल की इतनी हिम्मत की इनर डिसाइपल की बेइज्जती करे, खुद मुसीबत को बुलावा दे रहा था। वो आगे अकड़ते हुए बोलता है, पीटने के बाद वो घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांग रहा था। वो अपनी हवाबाजी करते हुए कहता है,
जानते हो इनर डिसाइपल कौन होते हैं? हमारे पास ढेरों पैसे होते हैं और सुंदर लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी रहती है शादी के लिए। वो आगे बोलते हैं हर न्यू ईयर पर हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं और ये आउटर डिसाइपल हमारे आगे झुककर इज्जत देते हैं। हम सीना तान के घूमते हैं, कितना कूल लगता है ना। एक इनर डिसाइपल होना कितना अच्छा है। इधर हार्ली और जेंगटाई उन लोगों को देखकर बोलते हैं हम जरूर ये टेस्ट पास करके इनर डिसाइपल बनेंगे। इधर जेंगटाई भी बोलता है जरूर बनेंगे। अगली सुबह जेंगटाई जोश में दोनों हाथ उठाकर चिल्लाता है कितनी खूबसूरत सुबह है। हार्ली भी खुश होकर बोलता है 7 प्रोफाउंड गेट सेक्ट के डिसाइपल के रूप में हमारी पहली सुबह है, मजा आ गया। जेंगटे थोड़ा डर के बोलता है हार्ली मुझे चिंता हो रहा है कि जो चैंट एल्डर मोने आज हमें सिखाएंगे कहीं मैं उसे याद ना रख पाऊँ तो। हार्ली उसे तसल्ली देता है टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। तभी दोनों रूम में जाकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम एंडल मो। डॉक्टर मो बस हल्के से हाँ बोलते हैं। डॉक्टर मो के सामने दोनों काफी नर्वस और डरे हुए खड़े होते हैं। डॉक्टर मो शुरू करते हैं ठीक है आज मैं तुम दोनों को वो सीक्रेट चैन सिखाने वाला हूँ, तो एकदम ध्यान से और सीरियस होकर सुनना। डॉक्टर मो वार्निंग देते हुए बोलते हैं याद रखना ये चैंट एक टॉप सीक्रेट है, तुम दोनों के अलावा ये किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर मो आगे बोलते हैं अगर मेरी मर्जी के बिना ये किसी तीसरे इंसान तक गया तो अपना सामान बांधना और सेक्स छोड़कर निकल जाना, समझे। दोनों डरते हुए बोलते हैं जी मास्टर। हार्ली एक्साइटेड हो जाता है वाह एक टॉप सीक्रेट चैन। जेंगटे सोचता है ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार होगा और पक्का काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। हार्ली खुद से बोलता है हार्ली तुझे ये पूरी तरह याद रखना ही होगा। डॉक्टर मो बोलना शुरू करते हैं चैंट ये है। डॉक्टर मो अजीब सी भाषा में बोलते हैं बिली बिली टाइप कुछ। दोनों का दिमाग घूम जाता है ये क्या था। डॉक्टर मो बोलते हैं बस इतना ही था। दोनों के होश उड़ जाते हैं। क्या बस इतना ही था? डॉक्टर मो आदेश देते हैं ठीक है अगर और कुछ नहीं है तो वापस जाओ और प्रैक्टिस करो। जब तक मैं ना बुलाऊं मेरी कल्टीवेशन में दखल मत देना। दोनों सदमे में बाहर निकल के आते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हार्ली पूछता है ब्रदर जेंगटे क्या तुम्हें कुछ समझ आया? उन्होंने क्या बोला? अब हम क्या करें? जेंगटे रोता हुआ मुंह बनाता है मुझे तो बस बिली बिली सुनाई दिया, मैंने तो खुद तुमसे यही पूछने वाला था। तभी पीछे से जेंगजुन की आवाज आती है अरे तुम दोनों। जेंगजुन पूछते हैं मैंने देखा तुम दोनों हवा में खोए हुए थे, क्या कर रहे थे तुम दोनों? तो दोनों बोलते हैं सीनियर ब्रदर जेंगजुन हमारे पास करने को कुछ नहीं है इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या करें। जैंगजुन बताते हैं अच्छा कोई काम नहीं है ये तो अच्छा इत्तेफाक है। एल्डर मो ने कहा है कि अगर तुम फ्री हो तो ट्रेनिंग ग्राउंड पर बाकी डिसाइपल के साथ जाकर बेसिक सीख सकते हो। दोनों खुश होकर बोलते हैं सच में। ट्रेनिंग ग्राउंड पर सभी डिसाइपल जोश में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दोनों लोग जगह देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं वाह तो ये है ट्रेनिंग ग्राउंड, कितना शानदार है। हार्ली देखता है सभी लोग कितनी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिसाइपल पंचेस मारते हुए आवाज निकालते हैं। जेंगटे वुडन डमीज को देखते हुए बोलते हैं सीनियर बताते हैं ये ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं। हार्ली का खून खौल उठता है, मेरा दिल अभी से जोश में भर रहा है। हार्ली खुशी में मुट्ठी बांधता है ये तो बहुत बढ़िया है। अगर एल्डर मो ने कुछ नहीं सिखाया तो क्या हुआ, अगर हम यहाँ आके सभी के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो हम भी जरूर एक दिन पावरफुल बन जाएंगे। तभी एक लड़का ताना मारता है क्यों भाई तुम वही जूनियर जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले नहीं हो? हार्ली मुड़कर पूछता है तुम कौन? हार्ली उसे तुरंत पहचान लेता है अरे ये तो वही है जिसके आगे के दांत निकले हुए हैं, जो वुयन की चापलूसी कर रहा था। नॉर्मल डिसाइपल जियांग जाओ। जियांग मजाक उड़ाते हुए कहता है सुना है बड़ी मुश्किलों से तुम दोनों सेलेक्ट हुए थे पर आखिर में एक डॉक्टर तुम्हें अपने पीछे घास फूस चुनने के लिए ले गया, कितने बेचारे हो तुम लोग। वो आगे चिढ़ाता है डॉक्टर मो के साथ ट्रेनिंग कैसी चल रही है, कुछ जड़ी बूटी तोड़ना सिखाया या नहीं? हार्ली गुस्से में लाल पीला हो जाता है कमीना इतना हवा में क्यों उड़ रहा है, अगर ये यहाँ है तो ये भी तो एक नॉर्मल डिसाइपल ही हुआ ना। जेंगटे परेशान होकर बोलता है इससे क्या दिक्कत है? जियांग के दोस्त हंसते हुए बोलते हैं हाँ ब्रदर जियांग, ये लड़का तो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा। जियांग जाओ घमंड से बोलता है और क्या उसे पता है मैं कौन हूँ, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा क्या वो। तभी शाम हो जाता है। हार्ली अकेले में गुस्से से दांत पीसता है, गुस्सा तो बहुत आ रहा है पर उसकी बात सच भी है। अभी के लिए मैं बस एक असिस्टेंट से बढ़कर कुछ नहीं हूँ, डैम इट। हार्ली सामने देखकर बोलता है हूँ सीनियर ब्रदर। हार्ली सीनियर गार्ड के पास जाकर पूछता है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, इस सैक के अंदर एल्डर मो की असली पोजीशन क्या है? हार्ली अपना दुख बताता है सच बोलूं तो मैंने सोचा था कि मैं मेहनत कर कर एक अच्छा इंसान बनूंगा और एक इनर डिसाइपल भी बनूंगा, लेकिन अब जब मैं एल्डर मो के अंडर हूँ तो मुझे लगता है मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं बचा। सीनियर ब्रदर उसे घूर कर डांटते हैं ए छोटे, जो किस्मत से मिला है उसे कदर करना सीख। तुझे अंदाजा भी है इस पूरे सेक्ट में एल्डर मो की कितनी इज्जत है? हार्ली शौक होकर देखता है क्या सच में?
जेंगजुन बताते हैं एल्डर मो शुरुआत से सेवन प्रफॉर्म गेट सेक्ट के डिसाइपल नहीं थे, तभी सारे डिसाइपल घबराकर चिल्लाते हैं। ये गाइस हमें फ्लैशबैक बताया जा रहा है। ओके, सेक्ट लीडर एक बार वैंग दुश्मनों के जाल में फंस गए थे और मरने की कगार पर थे। किस्मत से एक अजीब इत्तेफाक से हमारी मुलाकात इस डॉक्टर से हुई। एल्डर मो ने चमत्कार करके सेक्ट लीडर के जख्मों को पूरी तरह ठीक कर दिया और उनकी जान बचा ली। लोग कहने लगे आप सच में एक चमत्कारी डॉक्टर हैं जनाब। डॉक्टर मो ने कहा था अगर ये मेरी बताई सारी जड़ी बूटियां नियम के हिसाब से लेंगे तो तुम्हारे सेक्ट लीडर पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। हमारे सेक्ट लीडर एल्डर मो के बहुत शुक्रगुजार थे और बाद में उन्हें पता चला कि एल्डर मो को मार्शल आर्ट भी आता है और वो काफी उनमें माहिर है। सेक्ट लीडर ने उन्हें रोककर सेक्ट में आने का इनवाइट किया और इस तरह वो वर्शिप हॉल के एक कंसिग्रेटेड मास्टर बन गए। जेंगजुन आगे समझाते हैं वर्शिप हॉल, 100 रिफाइनमेंट पवेलियन, हॉल ऑफ 7 एब्सोल्यूट और ब्लड ब्लेड हॉल, ये चारों मिलकर इनर सेक्ट बनाते हैं। जेंगजुन आगे कहते हैं जहां बाकी नॉर्मल डिसाइपल अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम दोनों एक तरह से पहले ही इनर सेक्ट में दाखिल हो चुके हो, समझे। हार्ली शौक होकर बोलता है क्या बाकी सभी डिसाइपल के लिए एंडरमो की इज्जत वाइस सेक्ट लीडर से भी ज्यादा है। हार्ली की आंखें खुल जाती है तो डॉक्टर मो सच में इतने पावरफुल है। जेंगसुन सलाह देते हैं अपना बेस्ट दो, जितना हो सके एल्डर मो से सीखो, तुम दोनों को काफी किस्मत वाले माने जाओगे। हार्ली मुट्ठी बांधकर एक्साइटेड होता है, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और इधर सीन चेंज होता है, हार्ली मेडिटेशन में बैठता है और अगर मेहनत नहीं करूंगा तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, वो ये सब सोच रहा होता है। डॉक्टर मो ने कहा था कि अगर हमने इस नेमलेस चैंट को पहला लेवल कल्टीवेट कर लिया तो हम 6 महीने बाद जो टेस्ट होने वाला है उसको जरूर से पास कर लेंगे। मैं अपने कमरे में बैठकर इस चैंट को कल्टीवेट करूंगा जब भी मुझे फ्री में टाइम मिलेगा। अगर डॉक्टर मो इतने महान हैं तो ये चैंट भी जरूर कमाल का होगा, चलो मुझे इसे ढंग से कल्टीवेट करना होगा। हार्ली को अचानक कुछ महसूस होता है, ये शुरू हो रहा है, मुझे लगता है अंदर से एक एनर्जी की लहर आ रही है। हार्ली एक्साइटेड होकर चिल्लाता है ये ट्रू एनर्जी की वेव है, लेकिन एनर्जी बनने के बजाय हार्ली का फाट निकल जाता है। भाई साहब क्या हो रहा है यार ये। हार्ली का दिमाग हिल जाता है, ये क्या बकवास है, इस फाटिंग का क्या मतलब है। वो परेशान होता है, इतना शानदार चैंट है तो इसे कल्टीवेट करने के बाद मेरा पेट में अजीब सी ठंडी जलन क्यों हो रही है। अगले कुछ दिन तक हार्ली बार बार प्रैक्टिस करता है पर हर बार गैस ही निकलती है, ये नामुमकिन है। तभी सीन चेंज होता है, इधर जियांग जाओ अकड़ में बोलता है मैंने ट्रू यांग एनर्जी का सेकंड लेवल अचीव कर लिया है, तेरा क्या हाल है। दूसरा लड़का बोलता है मैं अब कटोरे जितने चौड़े पेड़ को एक झटके में तोड़ सकता हूँ, तू बता। हार्ली सोचता है बाकी डिसाइबल कहते हैं कि उनके शरीर में गर्म ताकत फ्लो करती है पर मुझे तो जरा भी गर्माहट फील नहीं होती, ऐसा क्यों। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, हम तो दिन रात आगे बढ़ रहे हैं पर तेरा क्या, तू तो बिल्कुल बेकार है। वो घास फूस चुनने वाले हार्ली कोने में बैठकर रोने लगता है। खाने और फाट करने के अलावा मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया। भाई ये क्या हो रहा है भाई, हर जगह ये बकवास, बिजारे इमोर्टल में भी और यहाँ भी। हार्ली हार नहीं मानता लेकिन मैं हार्ली अपनी किस्मत के आगे झुकने से इनकार करता हूँ और वो जोरदार पंच मारता है। वो बोलता है बस एक छोटा पेड़ ही तो तोड़ना है, लेकिन भाई वो पेड़ तोड़ने की जगह उसका हाथ ही फ्रैक्चर हो जाता है। शायद मैं इस चीज के लायक ही नहीं हूँ। और फ्लैशबैक दिखाते हैं इसी वजह से डॉक्टर मो ने उसे गुस्से में डांट लगाई थी। बकवास, अगर आगे से हाथ तोड़कर कल्टीवेशन खराब की तो यहाँ से निकल जाना। हार्ली बिल्कुल होपलेस हो जाता है, शायद शुरुआत से ही मैं सब गलत समझ रहा था, असल में मैं एक बेकार और नाकाम कल्टीवेटर हूँ। वो अपने ही पुराने डायलॉग को याद करके बोलता है मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, सब बकवास है। और पीछे से बस गैस निकल रही होती है। शाम के वक्त परिंदे चहक रहे होते हैं, हार्ली और जेंगटे पहाड़ के किनारे उदास बैठे होते हैं, बाकी सब आगे निकल रहे हैं। जेंगटे आह भर के बोलता है हार्ली मुझे लगता है मुझे घर वापस जाके खेती बाड़ी करनी चाहिए और एक आम इंसान की जिंदगी जीनी चाहिए, वही बेहतर होगा। इतने टाइम से प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे बस ठंडी सी सेंसेशन होती है, लगता है कल्टीवेशन मेरे बस की बात नहीं है। हार्ली शौक होकर बोलता है मुझे नहीं लगता तू बेकार है, कम से कम तुझे ठंडी सेंसेशन तो फील होती है ना। जेंगटे हैरान होता है, हार्ली पूछता है क्या तुझे पेट में ठंडक फील नहीं होती और क्या बहुत तेजी से फाट आने का प्रेशर बनता है। जेंगटे भोलेपन से बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे तो सच में कुछ भी फील नहीं होता। जेंगटे रोते हुए मुंह बनाता है हम दोनों सबसे बेकार हैं, इसलिए हमारा आपस में कोई कंपेयर नहीं है, मतलब ही नहीं बनता किसी चीज का। हार्ली की आंखें चमक जाती है, सच में। हार्ली खुश हो जाता है तो इसका मतलब भले ही मुझे थोड़ी ठंडक फील होती है पर इसका मतलब मैं कुछ तो प्रोग्रेस कर रहा हूँ। जेंगटे हार्ली को देखकर बोलता है हार्ली तुम सच में कमाल हो, जब भी मैं गिव अप करने का सोचता हूँ तुम्हें इतनी मेहनत करके देखकर मुझे भी हौसला बढ़ जाता है। जेंगटे मुस्कुराते हुए बोलता है हे हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और एक दिन इनर डिसाइपल बनकर दुनिया के टॉप पर पहुंचेंगे। हार्ली की एनर्जी पूरी तरीके से भर जाती है और वो चिल्लाता है सही है, अब मैं सोबर और प्रैक्टिस करूंगा। दोनों दोस्त मुस्कुराते हैं और पूरे जोश के साथ
दोबारा मेहनत शुरू कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड पर। सेक ज्वाइन करने के 4 महीने बाद आखिरकार टेस्ट का दिन आ जाता है। सभी डिसाइपल की मेहनत का फैसला होने वाला था, इसलिए सभी बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। डिसाइपल आपस में बातें करते हैं, गुड लक, क्या मैं पास हो पाऊंगा? पहाड़ी पर बैठा हानली बोलता है, रोज रोज वही चैन, रटते रटते मेरा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा है कि यहाँ बैठकर ये सारा तमाशा देखने को मिल रहा है। जेंगटाई हंसते हुए बोलता है, बात तो सही है। हानली एप्पल खाते हुए पूछता है, छोटे टाई, क्या तुझे भी लगता है कि ये स्किल बिल्कुल बेकार है? हानली आराम से बैठकर सोचता है, लगभग आधे साल तक कल्टीवेट करने के बाद भी मुझे पेट में हल्की सी बस ठंडक फील होती है। चलो अभी तो आराम ही आराम है। जेंगटाई एप्पल एंजॉय करते हुए बोलता है, बिल्कुल, कितना मीठा सेब है। असल में मुझे तो अभी तक कुछ भी फील नहीं हुआ। जियांग से वो अचानक आकर ताना मारता है, वो जड़ी बूटी चुनने वाले, मैं जहाँ जाता हूँ तो वहीं दिख जाता है। हानली देखकर चिढ़ जाता है, ये फिर आ गया। जियांग से घमंड से कहता है, देखने की जरूरत नहीं है छोटे, इस शेर से तेरा कोई मतलब नहीं है। क्या तू मुझे आराम से पास होते देखने आया है? जियांग मजाक उड़ाता है, जब मैं इनर डिसाइपल बन जाऊंगा तो तुझे 2 चांदी के सिक्के दे दूंगा। उसका दोस्त हंसता है, भाई ऐसे तो ये भिखारी बन जाएगा। वो आगे बढ़ चढ़कर बोलता है, आज के बाद मैं ऑफिशियल डिसाइपल बन जाऊंगा और ऐश की जिंदगी जीऊंगा और तू हमेशा के लिए एक मामूली घास फूस चुनने वाला ही रहेगा। जियांगटे उसे शांत करता है, शांत हो जा हानली। हानली गुस्से से लाल होकर बोलता है, मेरा हाथ इसके मुंह पर पंच मारने को कर रहा है। अगर मेरे बस में होता तो मैं इसको कब का मार देता। जियांगजो हंसते हुए चला जाता है। तभी ग्राउंड से आवाज आता है, सभी इकट्ठा हो जाओ। इंस्ट्रक्टर हिस्ट्रिक आवाज में बोलता है, सभी ध्यान से सुनो, आज का टेस्ट पिछली बार जैसा आसान नहीं होगा। 6 महीने बीत चुके हैं और हमें बेकार लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम फेल हुए तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल जाना। टेस्ट शुरू किया जाए। इंस्ट्रक्टर रूल्स बताता है, तुम्हारे टेस्ट का पहला राउंड बस एक वार्म अप एक्सरसाइज है। 7 प्रोफाउंड गेट सेट का ट्रायलथॉन पहला, 20 पेड़ बड़े पेड़ काटने होंगे। दूसरा, 6 घंटे तक सर के बल उल्टे खड़े रहना होगा। तीसरा, नदी का 10 चक्कर तैर कर लगाने होंगे। जियांगजो के होश उड़ जाते हैं, ये क्या बकवास है, ये भला कैसा वार्म अप हुआ? इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है, वहाँ क्या देख रहे हो, जल्दी शुरू करो। जियांगजो पेड़ तोड़ते हुए चिल्लाता है, सीनियर ब्रदर, जिनका टेस्ट नहीं है उन्हें यहाँ से भगाओ ना। इंस्ट्रक्टर बोलता है, तू उन पर ध्यान क्यों दे रहा है? हानली एप्पल खाते हुए मजाक उड़ाता है, थक गए क्या ब्रदर जियांग? ये एप्पल काफी मीठा है, अभी तो 18 पेड़ काटने बचे हैं। जियांगटाई बोलता है, मेरे पास बहुत सारे एप्पल बचे हैं, क्या तुम भी इनमें से लेना पसंद करोगे? हानली पानी में तैर रहे जियांग को चिढ़ाता है, हिम्मत रखो ब्रदर जियांग, अभी 10 लैप बाकी है। जियांग गुस्से में गाली देता है, कुत्तो दफा हो जाओ यहाँ से। ग्राउंड पर बेहोश होते हुए जियांग सोचता है, आखिरकार मैं पास हो ही गया, पर इन दोनों कुत्तों को मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी जान निकल रही है। इंस्ट्रक्टर बोलता है, अब दूसरा राउंड शुरू होगा। जियांग की आंखें बाहर आ जाती है, अब मैं ये कैसे हो सकता है, अभी तो इतने सारे ऑब्स्टेकल पार किए थे। ऑब्स्टेकल कोर्स में पिराना मछलियाँ और घूमते हुए लक्कड़ आते हैं। जियांग पीट कर चिल्लाता है, बचाओ, और बुरी तरह पीटकर फेल हो जाता है। हानली और जेंगटाई आराम से एप्पल चबाते हुए मजे ले रहे होते हैं। आगे बढ़ते रहो ब्रदर जियांग। हानली स्माइल करते हुए बोलता है, लगता है आप इतने भी कोई खास नहीं थे ब्रदर जियांग, आप आखिर बाहर कैसे हो गए? जियांग जाओ लाल पीला होकर बोलता है, तू, तेरी वजह से, तेरी बकवास सुनकर मेरा ध्यान भटक गया और कमीने में फेल हो गया। जियांग दांत पिसते हुए कहता है, अगर मैं ऑफिशियल डिसाइपल नहीं बन पाया तो तू भी सपना देखना भूल जा हानली। हानली शानदार स्माइल के साथ बोलता है, पागल इंसान, हमें बस डॉक्टर मो के सामने जाकर एक चैन बोलना है। जियांगजाओ का दिल धक धक करने लगता है, ये कैसे हो सकता है? हानली बचा हुआ सेब फेंक कर कहता है, चलो लिटिल टाई, अपना चैन सुनाने का टाइम हो गया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। जेंगटाई बोलता है, ठीक है। शिफ्ट होते हुए गॉड हैंड वैली में देखते हैं। डॉक्टर मो अपनी बुक पढ़ते हुए ठंडी आवाज में पूछते हैं, क्या तुम दोनों तैयार हो चैन सुनाने के लिए? तो दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे होते हैं और वो घबराते हुए बोलते हैं, हम तैयार हैं। तभी हानली का हल्का सा फट निकल जाता है, भाई ये क्या हो रहा है भाई, यार बस कर दो। और डॉक्टर मो कहते हैं, तो फिर मुझे अपनी कल्टीवेशन के रिजल्ट दिखाओ। डॉक्टर मो जेंगटाई से बोलते हैं, अपना हाथ आगे करो। जेंगटाई डरते हुए बोलता है, ओके ठीक है डॉक्टर मो। डॉक्टर मो उसकी पल्स चेक करते हैं और उनका चेहरा सीरियस हो जाता है। डॉक्टर मो गहरी आंख भरते हैं और जेंगटाई का चेहरा उतर जाता है। मैं तो गया। डॉक्टर मो हानली की तरफ घूमकर बोलते हैं, अब तुम्हारी बारी है, सामने आ जाओ, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। जेंगटाई पीछे हटता है और हानली आगे आता है। हाथ आगे बढ़ाते हुए डर के मारे सोचता है, तेरी तो, अब मैं भी यहाँ से नहीं टिक पाऊंगा। अभी तो मैं उस जियांगजाओ पर हंस रहा था, पर लगता है अब मेरी भी फील्डिंग सेट होने वाली है। जैसे ही डॉक्टर मो उसका हाथ पकड़ते हैं, हानली को बहुत दर्द होता है। कितना दर्द हो रहा है और ये हाथ कितना ठंडा है, बिल्कुल किसी बर्फ के जैसे। हानली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनका हाथ किसी जिंदा इंसान जैसा तो लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ को किसी स्केलेटन ने दबा दिया हो। ये बहुत ज्यादा डरावना है। डॉक्टर वो शुरुआत में सोच रहे होते हैं कि इसके अंदर भी कुछ नहीं मिलेगा, पर अचानक उन्हें कुछ फील होता है। डॉक्टर मो की आंखें हैरानी से फट जाती है।
है और वो उसे जोर से जकड़ते हैं। क्या जल्दी से वो चैंट एक बार फिर से बोलो। हार्ली दर्द से तिलमिला उठता है। क्या इन्होंने अचानक मेरा हाथ इतना जोर से क्यों दबाना शुरू कर दिया। हार्ली डॉक्टर मो के अजीब चेहरे देखकर घबरा जाता है। इस बुढ़े का एक्सप्रेशन कितना अजीब और क्रीपी हो गया है। डॉक्टर मो लंबी सांसें लेते हुए हार्ली की बॉडी के और करीब आते हैं। धीरे से, मुझे पास से चेक करने दो। बुरा नहीं है। हार्ली का दिल दहशत के मारे बेहिसाब तेज धड़कने लगता है। डॉक्टर मो अचानक हार्ली की कॉलर पकड़कर उसे करीब खींच लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। हार्ली शौक में चिल्लाता है, मास्टर क्या अच्छा है। डॉक्टर मो पागल जैसे जोश में हंसने लगते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर मो पूरे कमरे में गूंजती हुई आवाज के साथ चिल्लाते हैं, हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल यही चाहिए था। यही तो ढूंढ रहा था मैं। हार्ली कंफ्यूज और डरा हुआ बस उन्हें देखता रह जाता है। डॉक्टर मो पागलपन में बोलते हैं, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, और एक बहुत ही स्कैरी और सैडी लुक के साथ हार्ली की तरफ देखते हैं। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हार्ली एकदम सुन पड़ जाता है। क्या मतलब। डॉक्टर मो हार्ली की तरफ देखकर खुशी से अनाउंस करते हैं, बहुत अच्छे, आज के बाद तुम मेरे वर्शिप हॉल के ऑफिशियल डिसाइपल बन चुके हो। हार्ली खुशी और जोश से झूम उठता है। वाह। तभी डॉक्टर मो जैंग की तरफ देखकर बोलते हैं, ठंडी आवाज में बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे से कोई उम्मीद नहीं है, तुम बिल्कुल नाकाम हो। ये सुनते ही जैंग टाई का दिल बैठ जाता है और वो शौक में आ जाता है। डॉक्टर मो बेदर्दी से आदेश देते हैं, अपना सारा सामान बांधो और इस पहाड़ से दफा हो जाओ। हार्ली घबराकर बोलता है, एल्डर मो, और जैंग टाई उदासी से हार्ली को पुकारता है। हार्ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है, अगर लिटिल टाई चला गया तो इस पूरे सेक्ट में मैं अकेला रह जाऊंगा। अपने इस भाई के बिना अकेले कल्टीवेशन करने का क्या फायदा। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वाला पार्ट हम खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।